हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, घटना चक्र करंट क्यूज का सीरीज चलाया जा रहा है जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओवीआर प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने घटना चक्र करंट क्यूज समसामयिक में जो टॉपिक कवर किए हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे हो गया, आर्थिक घटनाक्रम हो गए, राष्ट्रीय घटनाक्रम और खेल घटनाक्रम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित एमसीक्यूज को, साथ ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे जो इसकी व्याख्या में दिए होते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल यूपीपीसीएस किंगडम को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ जो है वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप पीडीएफ से भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स भी आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2021 को भारत ने अंटार्कटिका के लिए, कहाँ के लिए? अंटार्कटिका के लिए 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को कहाँ से रवाना किया है? गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोरगुआओ पोर्ट, गोवा से। कहाँ के लिए? अंटार्कटिका के लिए। 40वां भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका अभियान 5 जनवरी 2021 को मोरगुआओ पोर्ट से गोवा अंटार्कटिका के लिए रवाना किया गया है। अभियान की बात की जा रही है, अभियान की शुरुआत जो है वो वर्ष 1981 में की गया। ये 40वां अभियान रहा। 40वें अभियान में जो टोटल सदस्य शामिल हो 43 सदस्यीय टीम है, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं। भारत में अंटार्कटिका के ध्रुवीय जो महाद्वीप स्टेशन है, आपको पता होना चाहिए, वो मैत्री और भारती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के विषय में कौन से कथन सही नहीं है, अर्थात कौन से गलत हैं? ऑप्शन ए कथन ए दे रखा है कि इस अभियान का शुभारंभ 4 जनवरी 2021 को किया गया, तो अभी पढ़ गया, ये भी सही है। दूसरा है कि अभियान का शुभारंभ मोरगुआओ पोर्ट गोवा से किया गया, तो ये पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। यह अभियान 60 दिनों के अंटार्कटिका में पहुंचेगा, तो ये थोड़ा डाउट में है। क्वेश्चन डी ऑप्शन दे रखा है कि अभियान में जाने वाले सदस्यों की जो कुल संख्या है वह 43 है, तो ये भी सही है। तो बचा कि ऑप्शन सी इसका जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 60 दिन न पहुंच करके यह जो है मात्र 30 दिनों में पहुंचा है। ठीक है। विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सर आप देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पहली बार सौरमंडल के बाहर स्थित ग्रह से आ रहे रेडियो संकेतों का पता लगाया है। यह संकेत कितनी दूरी से आ रहा था? आपके ऑप्शन है 51 प्रकाश वर्ष पर, क्योंकि दूरी का जो मात्रक है वह सूर्य से जो होता है सौरमंडल के ग्रह से, तो वो होगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। तो 51 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी आप ले लीजिए 48 प्रकाश वर्ष, और ऑप्शन सी आप जो है 45, और ऑप्शन डी दैट इज 55। व्हाट इज करेक्ट आंसर? 51 प्रकाश वर्ष, या 48, या 45, या 55? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा 51 प्रकाश वर्ष की दूरी से। ठीक है। बाहरी ग्रह से रेडियो संकेतों का जो पता चला है, वो पता जो लगाया है वो नीदरलैंड में स्थित लो फ्रीक्वेंसी एरे, दैट इज लोफर। तरंगे जो आ रही हैं वो ताऊ बूट्स तारामंडल से। याद रखना है कि ताऊ बूट्स तारामंडल, एग्जाम मान लो ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ लें क्वेश्चंस। ठीक है, तो याद रखना है कि ताऊ बूट्स जो तारामंडल है, इसका अन्य नाम गर्म बृहस्पति भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे एक अन्वेषण में किस हिमालयी राज्य को वैनेडियम के भंडार वाले मानचित्र पर प्रस्तुत किया गया है, और भूवैज्ञानिकों को शीघ्र ही यहाँ एक वैनेडियम भंडार मिलने की संभावना है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो भंडार पाया गया है वो पापुम पारे जिले के
डेपो और तमांग क्षेत्रों में। यह देश में वैनेडियम प्राप्ति की पहली रिपोर्ट थी, जिसमें 0.76 जो प्रतिशत है वो V2O5 दैट इज़ वैनेडियम पेटोक्साइड की जो है वो औसत ग्रेड थी। ठीक है, वैनेडियम के सर्वाधिक जो भंडार वाले 3 शीर्ष देश हैं वो कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो मिलता है चाइना में, उसके बाद रसिया है, फिर दक्षिण अफ्रीका है। वैनेडियम 5 का जो प्रतीक है वो भी आप देख रहे हैं। इसके बाद वैनेडियम की जो परमाणु संख्या होती है आप थोड़ा याद रख सकते हैं, वो है 23। इसका जो उपयोग होता है वो स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में। वैनेडियम जो है एक सख्त श्वेत चांदी की रंग, अन्य व आघात वर्धक, अत्यधिक तापमान में टिकाऊ और संरक्षण जो है प्रतिरोधी है। क्वेश्चन नंबर 5, 26-28 नवंबर 2020 के दौरान हाल ही में आयोजित तीसरे वैश्विक नवीकरण ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी रीइन्वेस्ट 2020 का जो थीम रहा, विषय रहा, वो क्या रहा? नवीकरणीय ऊर्जा विशेष बैठक और प्रदर्शनी रीइन्वेस्ट 2020 का थीम क्या रहा? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार। तो आयोजक जो रहा वो रहा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। याद रखना है आपको, थीम जरूर याद रखना है। थीम अगर पूछा जाता तो यह है टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जो क्षमता है 136 गीगावाट कुल ऊर्जा क्षमता का 36% है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 37वीं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की बैठक में निम्न में से किस 2 राज्यों में चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है यूपी और बिहार। ऑप्शन डी, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, 37वें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की जो बैठक रही, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है। इनका नाम है राजगीर चिड़ियाघर सफारी, नालंदा बिहार, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, जहाँ से चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश जो आते हैं, इनका नाम जो योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सी बात की जा रही है? एक बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश में। नाम क्या है? तो राजगीर चिड़ियाघर सफारी, नालंदा बिहार। यूपी की एग्जाम में जरूर याद रखना, इसका नाम है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर। तो याद रखना यूपी स्पेशल करंट अफेयर से रिलेटेड कि अब इसी के साथ जो है उत्तर प्रदेश में टोटल जो चिड़ियाघर हो गए हैं वो 9 हो गए हैं। दिसंबर 2020 में मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने कोलकाता द्वारा प्रोजेक्ट 17A के 3 जहाज़ों में से पहले जहाज को लॉन्च किया है। इस जहाज को क्या नाम दिया गया? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, INS हिमगिरी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्या नाम है? INS हिमगिरी। INS हिमगिरी का जो निर्माण करता आपको याद जरूर रखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये है मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, जहाज़ का जो निर्माण होगा प्रोजेक्ट 17A के तहत किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एक निगाहों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, दिसंबर 2020 में केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी भारत के साथ किस प्रजाति को बचाने के लिए घनी आबादी वाले स्थानों पर एक अनूठी पहल का नाम है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर शुरू करने हेतु साझेदारी की है? तो इन्वायरमेंट के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कौन सी प्रजाति है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो आपको याद रखना है
किस प्रजाति की बात की जा रही है? यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। साझेदारी जो होगी वह केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्लस वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी। आपको और याद रखना है कि ठीक है, आगे पूछा भी जाता है एग्जाम में कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो कौन सी कैटेगरी में आता है IUCN की। ठीक है, आप बाकी पढ़ सकते हैं कि फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर जो है वह विद्युत लाइनों पर स्थापित लटकती फ्लैप है। और क्योंकि जो डाइवर्टर हैं, डाइवर्टर को फायरफ्लाई या जुगनू कहा जाता है, क्योंकि वे रात में दूर से बिजली लाइनों पर चमकते हुए जुगनू की सदृश क्या है दिखते हैं। मंत्रालय की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से थार क्षेत्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बिजली लाइनें, विशेष रूप से उच्च वोल्टेज वाली लाइनें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं एग्जाम के पॉइंट आपसे आप याद रखना है कौन सी प्रजाति है। साथ ही जो ये जो पहल है वो है, नाम इसका फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर, किस प्रजाति के लिए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ना है। बाकी बहुत सारे इसमें तथ्य दे रखे हैं। आपको स्थान याद रखना है कि कहाँ पे है ये बात की जा रही है, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में इसकी स्थापना की बात की जा रही है। साथ ही आपको जो याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, UPSC में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में सबसे गंभीर रूप से खतरे वाली प्रजातियों में से एक है। इसकी संख्या 150 से भी कम रह गई है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो IUCN की किस लिस्ट में शामिल है, तो यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ठीक है, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 2020 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति, किसकी? तेंदुओं की स्थिति की बात की जा रही है। तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्तमान में भारत में तेंदुओं की जो संख्या है वो 12,852 है। पूर्व वर्ष की जनगणना की अपेक्षा इस अवधि में तेंदुओं की संख्या में क्या वृद्धि हुई है, वो भी बताया गया है कि 60% की वृद्धि हुई है। तीसरा कथन जो दे रखा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या जो है वो सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। तो गाइज इसका करेक्ट केवल आंसर जो है वह 1 और 2 है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको इसको रिपोर्ट को अच्छे से देखना है। ठीक ही जैसे कि बाघ जनगणना रिपोर्ट होती है, इसी तरह जो हम तेंदुओं की बात की जा रही है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारत में तेंदुओं की संख्या पर जो आधारित रिपोर्ट है वह 21 दिसंबर को प्रकाश जावड़ेकर ने जो है इसको जारी किया। याद रखना है कि भारत में वर्तमान में जो तेंदुओं की संख्या है वो 12,852 है। पिछली रिपोर्ट में क्या था कि 7,910 था। तो आप देख सकते हैं कि वृद्धि देखी गई है 60% की। संख्या की बात करेंगे तो 4,942 की वृद्धि हुई है परसेंटेज में, जो कि 60% की है। तो आपको याद रखना है कि 12,852 तेंदुओं की संख्या है भारत में, और जो वृद्धि है पिछले वर्ष के मुकाबले पिछली रिपोर्ट के हिसाब से वह जो है 60% है। और तेंदुओं की जो सर्वाधिक आबादी वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र ना होकर कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जबकि महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। ऑप्शन में पूछा गया था कि क्या सबसे नंबर 1 पर है, तो नहीं, तीसरे नंबर पर, इसलिए ऑप्शन गलत था। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे पर है, जबकि महाराष्ट्र तीसरे पर है। अतः आप लोग बाघ जनगणना रिपोर्ट भी पढ़े होंगे, जो कि इंडिया में जो संख्या है टोटल 2,967 की है। इसी के साथ जो वृद्धि देखी गई थी बाघ जनगणना रिपोर्ट जब हम लोग पढ़ेंगे, या हो सकता है इसमें क्वेश्चन मिले तो उस पर देखेंगे, वहाँ जो वृद्धि बताई गई थी वो 33% की पिछली रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन तेंदुओं में देख रहे हैं 60% की है। और ठीक जो है बात यह है कि मध्य प्रदेश जो है बाघ जनगणना की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो मध्य प्रदेश में भी हैं।
और तेंदुओं में भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में भी जो है दूसरे नंबर पर बाघ में है, मात्र मध्य प्रदेश से जो है वो संख्या 2 कम है कर्नाटक में बाघ में, ठीक है। तो यहाँ पर तेंदुओं में भी आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है तेंदुओं में, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिसंबर 2020 में तोशोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। क्या है तोशोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र? तोशोकर जो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट है ये। और भी 4 हैं आगे, अभी हम लोग हो सकता है एक्सप्लेनेशन में दिए हो, देखेंगे, वरना मैं आपको भी बताता हूँ। तो बताइए जो तोशोकर आर्द्रभूमि है वह किस क्षेत्र में शामिल है भारत के? तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लद्दाख में, ठीक है। भारत का 42वां जो रामसर स्थल है वह है तोशोकर आर्द्रभूमि, जो कि लद्दाख क्षेत्र में है। तोशोकर एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दूसरा रामसर स्थल है। पहला जो है वो तोशो मोरिरी, ठीक है, तोशो दोनों में लगा हुआ है, एक कर है दूसरा मोरिरी है, ठीक है। तो ध्यान देना है, पहला जो स्थल रहा वो मोरिरी, तोशो मोरिरी, जबकि दूसरा जो स्थल यानी जो लेटेस्ट हुआ है 42वां, यह है तोशोकर, ठीक है। तोशोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र जो स्थित है वो लद्दाख की चांगथांग क्षेत्र में, समुद्र तल से ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको प्लेस याद रखना है कि जो तोशोकर है वह लद्दाख में है, ठीक है। तोशो लगा है दोनों में, तो उसका मतलब वहाँ तोशो, ठीक है, नाम से थोड़ा आप गेस करना है। तोशोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र में जो शामिल होंगे वो स्टार्स ऑफ बुक्स, ये सब सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है प्लेस, ठीक है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार तोशोकर जो घाटी है वह A1 श्रेणी की महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। यह स्थान महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र भी है। भारत में काले गर्दन वाले, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि भारत में जो काले गर्दन वाले सारस पक्षी हैं वो हैं ग्रस नाइग्रिकोलिसिस, जो इनका नाम है, ठीक है, सारस पक्षी, ये यहाँ पर भी पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्लाइमेट एम्बिशन सम्मेलन 2020 की संबंधित कथनों पर जो है वो विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि क्लाइमेट एम्बिशन सम्मेलन 2020 का आयोजन 12 दिसंबर 2020 को हुआ। इस आयोजन की मेज़बानी संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से की गई। तीसरा कथन है कि आयोजन के साझेदार राष्ट्र चिली और इटली हैं। 4 कथन दे रखे हैं, बताना है। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से 3 कथन दे रखे हैं, इन तीनों कथनों में बताना है कौन से ऑप्शन जो है वो सत्य हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त जो सभी कथन दे रखे हैं वो सही हैं। तो क्लाइमेट एम्बिशन सम्मेलन 2020 का जो आयोजन रहा, इसके जो साझेदार देश रहे वो चिली और इटली रहीं। आयोजन में जो विशेष रहा कि पेरिस समझौते के ठीक 5 वर्ष जो है इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य है COP26 के लिए एक बड़ा कदम। COP26 का आयोजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि COP26 का जो आयोजन होगा वो नवंबर 2020 में ग्लासगो, जो कि यूनाइटेड किंगडम में होगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। COP26 कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में, नवंबर 2021 में, ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दिसंबर 2020 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहाँ से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM की सेना संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदीपुर। मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण 23 दिसंबर 2020 को चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज, जो कि उड़ीसा तट पर स्थित है। परीक्षणकर्ता रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। मिसाइल की जो प्रकृति है, याद रखना है कि जो मिसाइल है कौन सी है, तो MRSAM,
ठीक है, आप SAM से लगा लेंगे। सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली। लक्ष्य जो भेदन है वह मिसाइल द्वारा एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य पूर्णतः नष्ट। सेना का संस्करण, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लेना है। बस आपको याद रखना है कि जो इसका परीक्षण किया गया है MRSAM मिसाइल, याद रखना है ये सतह से हवा में मार करने वाली है। इसका परीक्षण जो है चांदीपुर जो है से किया गया है 23 दिसंबर 2020 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 2 मिशन का जो आरंभिक आंकड़ा कब जारी किया? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा 24 दिसंबर 2020 को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चंद्रयान 2 मिशन जो लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 उपग्रह ने चंद्रमा की कक्षा में जो प्रवेश कब किया? तो 2 सितंबर 2019 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के तिहान स्वायत्त नौवहन प्रणाली के लिए प्रथम परीक्षण स्थल की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? बताना है आपको। तो ये है IIT हैदराबाद, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तिहान क्या है? तो तिहान एक राष्ट्रीय अंतर विषयी साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन है। तिहान का कार्य है ऑटोनोमस नेविगेशन और डाटा अधिग्रहण प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार हब के रूप में कार्य करना। तो याद रखना है ये IIT हैदराबाद से। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहले ईयर ड्रॉप कंटेनर का नाम क्या है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सहायक ENG। ठीक है, क्या है? सहायक ENG। सहायक ENG का परीक्षण जो स्थान रहा वो गोवा तट पर किया गया। सहायक ENG एक ईयर ड्रॉप कंटेनर है। इसका जो परीक्षण किया गया वो DRDO तथा भारतीय नौसेना के द्वारा। परीक्षण में प्रयुक्त जो एयरक्राफ्ट रहा वो भारतीय नौसेना के IL-38 ESD एयरक्राफ्ट। तो इसको, इस पॉइंट को भी याद रखना है, IL-38 ESD एयरक्राफ्ट रहा। DRDO की 2 प्रयोगशालाएं, दैट इज विशाखापट्टनम में जो कि NASTL, और दूसरा है आगरा में और मैसर्स अनवेटेल द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, बस आपको याद रखना है कि ये गोवा के तट से इसका परीक्षण किया गया है। और ये जो है स्वदेशी रूप से जो है डिज़ाइन और विकसित किया गया है, जो कि पहला ईयर ड्राफ्ट कंटेनर है। इसका नाम है सहायक ENG। ठीक है, तो नाम जरूर याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। शायद आपको ये भी याद रखना है कि इसकी जो क्षमता होगी वो कितने तक है? तो ये 50 किलोग्राम की होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही समाचारों में देखा गया नाम क्या है इसका? सोलर विंड हैक। सोलर विंड हैक जो संबंधित कथन है उनको विचार करना है कि यह एक बड़ा वैश्विक साइबर हमला है। पहला हमला संयुक्त राज्य में पता चला। संयुक्त राज्य इस हमले का जो है आरोप रूस पर लगा रहा है। यह एक सप्लाई चेन हमला है। तो आपको बताना है कि सोलर विंड हैक क्या है। हैक से नाम पता चल रहा है कि कुछ ये हैकिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 कथन दे रखे हैं, चारों में बताइए। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सभी, यानी चारों के चारों जो कथन है वो सही हैं। उपयुक्त ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो सोलर विंड हैक है ये एक बड़ा वैश्विक साइबर हमला है। और इसका जो पहला हमला जो पता चला वो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका इस हमले का आरोप रूस पर लगा रहा है। यह एक सप्लाई चेन हमला है। तो ये पहला हमला कब हुआ है? तो याद रखना 8 दिसंबर 2020 को अमेरिका में। ठीक है, अगर इंडिया में होता तो आपको याद रखना था, वो डेट और इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज रखनी है कि जो सोलर विंड हैक है यह संयुक्त राज्य में इस पर हमला किया गया। हमले का जो आरोप लगाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा वो रसिया पर, और ये सप्लाई चेन हमला है जो कि सरकारी संस्थानों पर सीधा हमला न करके तृतीय पक्षों द्वारा हमले से सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया जाता है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के निर्यात की त्वरित मंजूरी हेतु जो है समिति गठित की है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आकाश मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? आकाश मिसाइल के लिए। आकाश मिसाइल चर्चा में क्यों रहे? तो 30 दिसंबर 2020 को कैबिनेट की बैठक में आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी गई। यह जो है DRDO द्वारा डेवलप है। आकाश मिसाइल निर्मित जो किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। लक्ष्य इसका है तो आकाश जो मिसाइल है वह सतह से हवा में मार करने वाली है, सतह से हवा में, ठीक है। आकाश ऊपर ही होता है, नाम से थोड़ा गैस करना है कि आकाश ऊपर है, तो ऊपर को देखेंगे यानी सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। मारक जो क्षमता होगी इसकी 25 किलोमीटर है। तो जो इंपॉर्टेंट तथ्य उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको याद रखना है कि सतह से हवा में मार करने वाली है। क्षमता इसकी है 25 किलोमीटर सतह से हवा में। ये वर्ष 2014 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई है। भारतीय सेना में शामिल जो है 2015 में हुआ। स्वदेशी तकनीकी से इसको 96% से अधिक जो है अपनी स्वदेशी तकनीकी से इसको डेवलप किया गया है। निर्यात के त्वरित अनुमोदन हेतु समिति का गठन किया गया है। समिति में शामिल सदस्य रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। तो ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आकाश का निर्यात संस्करण वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों में तैनात सिस्टम से भिन्न होगा। तो आपको याद रखना है कि जो आकाश मिसाइल है यह DRDO द्वारा जो है इसका डेवलप किया गया है, कि जो निर्माता जो कंपनी रही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। यह जो है सतह से हवा में मार करने वाली है, जिसकी क्षमता 25 किलोमीटर है। दैट्स इट। और भारतीय वायुसेना में जो शामिल कब हुई? तो 2014 में। बस इतना ही याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, डिजिटल ओशन नामक ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा डेवलप किया गया है? डिजिटल ओशन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो डिजिटल जो ओशन है, ठीक है, डिजिटल जो ओशन है ये महासागर संबंधी आंकड़ों के प्रबंधन हेतु अपनी तरह का पहला आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसको डेवलप जो किया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा। उद्घाटनकर्ता पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वर्चुअल माध्यम से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में चर्चा में रहे क्या है? शूलपनेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात में स्थित है। तो आपको बताना है कि गुजरात में किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शूलपनेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, क्योंकि यह चर्चा में रहा हाल ही में। तो ये आपको याद रखना है, यह गुजरात राज्य से संबंधित है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रख लेना है, अगर मान लो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है नर्मदा, ठीक है। क्या नाम है? नर्मदा। तो आखिर ये शूलपनेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में क्यों रहा? तो नवंबर 2020 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने एक अधिसूचना द्वारा शूलपनेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य से लगे हुए 121 गांवों को इको सेंसिटिव जोन के रूप में वर्गीकृत कर दिया, जिसका इस क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति समुदाय विरोध कर रहे हैं। भौगोलिक जो अवस्थिति है आपको याद रखना है कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्थित है शूलपनेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। विरोध का कारण बताया जा रहा है कि अधिसूचना के कारण इस क्षेत्र में गैर कृषि कार्यों पर रोक लग जाएगी। इस कारण जो है लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना जरूर है दोस्तों कि जो शूलपनेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ है? तो नर्मदा जिला गुजरात में। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 20, 28 दिसंबर 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के पहले स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल को लॉन्च किया है। इस टीके का जो विकास है वह किस कंपनी ने किया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सीरम इंस्टीट्यूट। न्यूमोसिल वैक्सीन निर्माता जो कंपनी है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सहयोगी इसकी संस्था है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ने भारत के औषधि महानियंत्रक से जो लाइसेंस मिला इसको वह जुलाई 2020 में।
विशेष क्या है कि यह भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन है। इसके उपयोग से भारत के साथ साथ विश्व में निमोनिया के कारण होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिलेगी। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत के लिए निमोनिया सबसे बड़ा संक्रामक रोग है। प्रतिवर्ष विश्व में इस रोग के कारण लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो ये कौन सी वैक्सीन है? न्यूमोसिल वैक्सीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह 6G प्रायोगिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑप्शन सी चाइना, और ऑप्शन डी आप ले लियो भारत अपना। ठीक है, तो ऐसे भी अगर भारत में होगा तो पता ही चलेगा, तो आप लोग वैसे भी एलिमिनेट कर देंगे भारत को। बचा आपके 3 ऑप्शन, विश्व का 6G प्रायोगिक उपग्रह। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना, ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह जो लॉन्च किया है 6 नवंबर 2020 को चाइना ने। लॉन्च का स्थल ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंडिया में होता तो इम्पॉर्टेंट। आप देख सकते हैं एक बारी कि चीन की शांक्सी प्रांत में स्थित ताइयुआन सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया है। उपग्रह का जो भार है लगभग 70 किलोग्राम। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंडिया का होता तो इम्पॉर्टेंट था। आपको बस याद रखना है कि विश्व का जो सबसे पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च किया गया है वह चाइना के द्वारा। दैट्स इट।